हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी सी प्लस प्लस की फॉर्मल शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैंने आपको रोड मैप वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कुछ भी हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, फेज़ 1 फेज़ 2 की जर्नी हमारी जो थी वो एज इट इज़ यूटिलाइज होगी। कुछ पॉइंट्स पर चेंजेस मिलेंगे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत नहीं कर रहा हूँ। पहले हम लोग जितने सारे पुराने प्रोग्राम्स जिनके लिए हमने फ्लो चार्ट तक बनाए थे, जो बेसिक थॉट हमारे दिमाग में है कि किसी भी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इनपुट, जो कि हमने लिया यहाँ पर, सपोज अगर 2 नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, देन वी टेक 2 इनपुट नंबर्स, देन वी परफॉर्म सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। सो विल ऐड 2 नंबर एंड असाइन द रिजल्ट टू सम, एंड द फाइनल विल बी द आउटपुट। जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है दैट दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। ये एक हमारा बेसिक मॉडल है कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का। और कई तरीकों से कई कॉम्प्लिकेटेड फ्लो चार्ट्स भी हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द जर्नी समझे थे, काम किया था। मैं अब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर हमें प्योर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर फोकस करना है। अब चूंकि सी प्लस प्लस के बेसिक एलिमेंट को समझना ज़रूरी है, तो मैं इस प्रोग्राम को प्रोसीजर ओरिएंटेड की टर्म में ही, मतलब सी लैंग्वेज वाली टर्म में ही, सी प्लस प्लस में कहाँ पर चेंज आते हैं वो चेंजेस मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो आपको उन सारे प्रोग्राम्स को जो हमने पहले बनाए उनको चेंज करना अब आसान होगा। और इसी स्ट्रेटेजी को, पैटर्न को फॉलो करके आप पुराने सारे प्रोग्राम्स की एक बार प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करने के पहले आप थोड़ा सा सी प्लस प्लस की टर्मिनोलॉजी और जो डिफरेंसेस हैं उनको भी कवर कर पाओ, उनको समझ पाओ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस विषय में। अगर हमें फर्स्ट प्रोग्राम बनाना, सपोज 2 नंबर्स को ऐड करने का इन सी प्लस प्लस, तो हमारी अप्रोच क्या होगी? फर्स्ट, सबसे पहला जो चेंज आता है दैट इज हैश इंक्लूड iostream.h। ये iostream भी दे सकते हो विदाउट एच। अभी stdio को हम लोग यूज कर रहे थे, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सी प्लस प्लस में हम यूज करेंगे iostream.h। मैं हालांकि सारी लाइन आज एक्सप्लेन करूंगा, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि प्रोग्राम बहुत सिंपल है एडिशन का। लेकिन जो मैं बातें आज आपसे करूंगा, जो चेंजेस में डिस्कस करूंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहला चेंज जो आपको समझ में आ रहा है दैट इज iostream.h। इंस्टेड ऑफ यूजिंग stdio.h, नाउ वी विल यूज iostream.h। क्या होता है ये सब कुछ मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। देन विल राइट फ्रॉम मेन, मेन से हमारी प्रोसेस शुरू हो गई, वही ब्रैकेट आ गया, बिगिन एंड कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहला काम क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पर अब सी प्लस प्लस में डायनामिक डिक्लेरेशन अलाउड है। डायनामिक डिक्लेरेशन का मतलब समझ में आ रहा है? मैं डायनामिक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब प्रोग्रामर को नीड होगी उस समय वो उन वेरिएबल्स को यूज़ कर पाएगा। तो मैंने अभी यहाँ सम को डिक्लेयर नहीं किया, ये पहला चेंज है जो आपको सारे प्रोग्राम में फील होगा, समझ में आएगा। 2 नंबर्स को लिया, हम चाहें तो क्लियर स्क्रीन वगैरह लगा सकते हैं, नीड नहीं है अभी। सीधे सीधे सी आउट, मतलब हम लोग प्रिंटफ की जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे? सी आउट। और ये एक ऑपरेटर लगा जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में हमने पढ़ा था। क्या होते हैं ये सब बातें अभी हम करेंगे। और डबल कोट्स में वी कैन राइट एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंड एल। क्लियर? एंड एल मैनिपुलेटर हमने डिफाइन कर दिया। अब आ गया सी इन ए, मतलब प्रिंटफ और स्कैनफ को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर सी आउट और सी इन के साथ में। अब ये क्या? प्रिंटफ स्कैनफ तो फंक्शन थे, ये क्या होते हैं? ये सब कुछ अभी हम थोड़ा सा लिख लें पहले केयरफुली। सिंटेक्स को लेके फर्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ देर इज़ नो फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड कि परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, अब ये सब पुरानी बात हो गई। सी प्लस प्लस में आके हम लोग डायरेक्टली ईजी गोइंग अप्रोच से रीड कर पाएंगे। सेम हम लोग रीड कर लेंगे किसको?
डबल कोट्स में दे दिया हमने सेम एंटर, सेकेंड नंबर, और यहाँ भी हमने दे दिया एंडल, एंड लाइन, एंड लाइन को इंडिकेट करता है, और सी इनके साथ मैंने क्या ले लिया बी। तो ये पहली स्टेप हमारी हो गई इनपुट वाली, मतलब प्रिंटफ स्कैनफ के बजाय हम लोग सी आउट सी इन का यूज़ करेंगे अब फॉर इनपुट एंड आउटपुट। कुछ मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, यू कैन यूज़ दिस सी आउट सिंटेक्स विथ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सी इन सिंटेक्स का यूज़ करते हैं विथ राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर कहाँ है, क्या रोल प्ले करते हैं, सी आउट सी इन को क्या बोलते हैं, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इनपुट वाली बात हो गई हमारी क्लियर। नाउ विल अप्लाई सम ऑपरेशन। तो ये पहला चेंज हम लोग देखते हैं सी प्लस प्लस में। नाउ वी कैन राइट इंट सम असाइंस ए प्लस बी। तो दोस्तों डायनामिक डिक्लेरेशन का कंसेप्ट देखो अब यहाँ पर, मुझे पहले ए और बी की रिक्वायरमेंट थी, मैं चाहता तो यहाँ इंट ए लिख देता, फिर बी को रीड करने के पहले इंट बी लिख देता, फिर सम करने से पहले सम को डिक्लेयर कर लेता। तो ये डायनामिक वेरिएबल नहीं हुआ है, वेरिएबल अभी भी स्टैटिक है। सिर्फ प्रोग्रामर को ये फैसिलिटी है कि जब एक बड़ा प्रोग्राम अगर कोड आप लिख रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो जहाँ भी आप कोडिंग करते हो और इफ़ यू नीड सम स्पेसिफिक वेरिएबल, तो आप तुरंत उसको डिक्लेयर कर लो। आपको ज़रूरी नहीं कि ऊपर तक जाओ, स्क्रॉल करके फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करो, भूल नहीं जाए बाद में वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हम लोग समझेंगे। सी प्लस प्लस में जब रिक्वायरमेंट होगी तब वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं अपन। क्लियर? 8 हो गया, सेकेंड ऑपरेशन हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रोसेस पार्ट। देन फाइनली वी कैन प्रिंट सम आउटपुट। तो आउटपुट प्रिंट करना है, अगेन वी कैन यूज सी आउट and now we can print this addition is and this is what sum। यहाँ एक चीज समझना आप, ये डबल कोट्स यहीं फिनिश हो गया अभी इतने में। फिर से इसको कॉल किया, या तो मैं सी आउट लिख के एक और बार कॉल करूं, तो दो सी आउट को मैं एक साथ यूज कर सकता हूं यहाँ पर, और मैंने फिर से ये ऑपरेटर का यूज कर लिया यहाँ पर सेम। तो ये सी आउट के रेफरेंस से ही कॉल हो रहा है। बड़ी इंटरनल कहानी है, इसकी स्टोरी है, करीब करीब बहुत डिटेल बात करेंगे तो लंबा समय लगेगा, पर मैं अभी सब कुछ करूंगा आपके साथ डिस्कशन इन चीज़ों पे। और रिजल्ट आने के बाद जो हमारी फाइनल प्रोसेस होती है वो रिटर्न 0 1 एंड ऑफ द फंक्शन। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रोग्राम हमने लिखा, सिंपल एडिशन ऑफ टू नंबर इन सी प्लस प्लस एंड विदाउट यूजिंग ऊप्स। अभी ऊप्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तो पहले हम ट्रांजिशन तो करें, जो पुरानी हमारी अप्रोच थी उसको हम पहले सी प्लस प्लस की प्रैक्टिस में डेवलप करें। और कोई बड़ा काम नहीं है, सी की सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ एज इट इज़ यूज़ होगा। जहाँ जो चेंजेस होंगे पहले मैं वो कवर करूँगा, फिर हम लोग ऊप्स की बात करेंगे। तो दोस्तों ये चेंज है, पूरा प्रोग्राम हमने लिख दिया सी प्लस प्लस के पैटर्न में। प्रिंटफ स्कैनफ की जगह सी आउट सीन यूज़ हुआ, stdio की जगह पे आयो स्ट्रीम डॉट एच यूज़ हुआ, और सम को मैंने यहाँ पर लास्ट में जब नीड थी मुझे तब मैंने उसको डिक्लेयर किया। ये दो तीन बातें जो आपको समझ में आ रही होंगी अभी की, ये चेंजेस हैं। प्रिंटफ की जगह पे सी आउट विथ दिस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और स्कैनफ की जगह पे सीन विथ दिस राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इतना सब कुछ क्लियर हो गया आपको। अब मैं वो सारे पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, जो समझना ज़रूरी है अपने को। तो मैं आज बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरी आयो स्ट्रीम, पूरी स्ट्रीम आयो पढ़ाऊँगा आपको सेपरेट, और बहुत डिटेल बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपसे को क्वेश्चन करे, कई बार पूरी सी प्लस प्लस पढ़ लेते हैं अपन, और लास्ट डे तक हमको पता नहीं चलता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये रियलिटी है, आप चेक कर सकते हो अपने आसपास में। कई बार कॉलेजेस में या चैनल पर भी इस बारे में बहुत डिटेल बात नहीं होती, सिंपली बता देंगे ये आउटपुट है, ये इनपुट है। बारीकी से आप नोट करते जाना उन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम शब्द क्या है? सी प्लस प्लस का पूरा आयो, पूरा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बेस्ड है।
स्ट्रीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स 0 1, दिस इज व्हाट स्ट्रीम। तो ये जो टर्म है इसको हम क्या मानते हैं, दिस इज स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का मतलब समझ में आ रहा है पहले आपको, स्ट्रीम मतलब बाइनरी बिट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस, सो दिस इज व्हाट स्ट्रीम। और आईओ स्ट्रीम मतलब क्या, दिस इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब दिस पर्टिकुलर फाइल, this particular header file will be responsible for handling all the input output operations in C++। console input output operations, ये बात ध्यान रखना, फाइल वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। फाइल के लिए C++ में एक अलग क्लास होती है, दैट इज एफ स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम। तो अभी जो आईओ स्ट्रीम है इसे हम प्योर कैसा मानेंगे, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्लियर। तो ये कंसोल के लिए है पूरी। कंसोल मीन्स जो नॉर्मल प्रिंटफ स्कैनफ जो काम करता था, क्लियर, सेम वी विल मैनेज थ्रू सी आउट सीन। तो कंसोल बेस्ड जब ऑपरेशन होंगे, कीबोर्ड से इनपुट लेना, इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन मॉनिटर, देन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज मैनेज्ड विद दिस आईओ स्ट्रीम डॉट एच। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है थोड़ा सा क्लैरिटी आपको होगी। और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, काफ़ी सारी हिरार्की है। मैं अभी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ, अगर क्लासरूम होती तो मैं 1 सवा घंटे आपसे बात करता इस विषय में भी। लेकिन यहाँ पर इतनी क्लियरिटी हो जाए कि जो C++ की हिरार्की है वो आईओज है। आईओज इज द टॉप लेवल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास, आईओज इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन क्लास। और आईओज से फिर 2 क्लासेस डिराइव होती हैं, चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है। अभी तो हमने क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं है कुछ, तो बहुत ज़्यादा मैं आपको ले जाना नहीं चाहता हूँ। फिर भी एक होती है आई स्ट्रीम, एक होती है ओ स्ट्रीम। तो ये 2 अलग अलग क्लास हो गई। आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम। आई स्ट्रीम इनपुट ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओ स्ट्रीम आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन दोनों से मिलकर बनती है, डिराइव करके इनहेरिट करने के बाद, दिस इज आईओ स्ट्रीम। तो जो आप आईओ स्ट्रीम यूज कर रहे हो वो बेसिकली, अभी मैं इतना ही लिख रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर, बफर पॉइंटर वगैरह भी देखना पड़ता है, फिर फाइल स्ट्रीम की भी हिरार्की इसी के साथ है। मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल ओपन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक बेसिक क्लैरिटी हो जाए कि आईओज इज द टॉप मोस्ट क्लास इन C++ आईओ। then we derive 2 different classes and you know this kind of relationship is hierarchical inheritance। जब हम आगे बात करेंगे विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम दोनों काम एक साथ करना है, तो ये 2 अलग अलग फाइल इंक्लूड नहीं करना पड़ी वहाँ पर, वहाँ हमने सिर्फ एक ही फाइल को इंक्लूड करा। तो फिर आप समझ लो यहाँ पर आईओ स्ट्रीम, ये 2 मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट किया और एक नई क्लास बना दी आईओ स्ट्रीम। और ये जो रिलेशनशिप आपको दिख रही है ना, ये डायमंड प्रॉब्लम है बेसिकली। खुद C++ ने इसको सॉल्व किया है, हैंडल किया अपने खुद के आईओ में। और ये कैंपस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डायमंड स्ट्रक्चर है पूरा, देखो आप। क्लियर, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। क्लियर, तो वो सब बहुत डिटेल बात हम करेंगे सारी। अभी आपको इतना समझ में आना जरूरी है आज की तारीख में कि आईओज मतलब क्या होता है, टॉप लेवल क्लास है, वहाँ से आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम डिराइव हुई है, इनहेरिट हुई है, इन दोनों को इनहेरिट किया है आईओ स्ट्रीम में। अब एक काम की बात, जो सीन है वो इसके साथ कनेक्टेड है, इसका ऑब्जेक्ट है, जो सी आउट है वो इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब ये हो गया कि सीन सी आउट फंक्शन नहीं है। आज के बाद आप बोलना छोड़ दो, क्योंकि प्रिंटफ स्कैनफ को आप फंक्शन बोलते हो। यहाँ आते आते अब आपको क्लियरिटी हो जाना चाहिए डे 1 में। मैं पहले दिन ही ये बीमारी ख़त्म करना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि आगे जब हम पढ़े तो हमको क्लैरिटी हो एवरी डे, इन एवरी डे लर्निंग। क्लियर, कि सी आउट सीन जो है दे आर नॉट फंक्शन, दे आर द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, और ऑब्जेक्ट कैसे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंसोल इनपुट। सीन इज कंसोल इनपुट एंड सी आउट इज कंसोल आउटपुट। अरे फुल फॉर्म समझ में आ रहा है आपको? दीज 2 आर द ऑब्जेक्ट्स। सीन जो होगा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंसोल इनपुट।
तो कंसोल इनपुट को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीन। अब ये आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम जो है वो सी आउट कंसोल आउटपुट नाम का ऑब्जेक्ट यूज़ करती है फॉर प्रिंटिंग समथिंग ऑन मॉनिटर, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो यूज़ करते हैं हम लोग दैट इज़ मॉनिटर। क्लियर? जब मुझे कुछ डिस्प्ले करना हो, और जब इन दोनों को इनहेरिट कर लिया तो आईओ स्ट्रीम का पावर हो गया कि वो अब सी आउट भी यूज़ कर सकता है और सीन भी यूज़ कर सकता है, प्लस इनके फंक्शन भी है साथ में। कुछ और फंक्शन है गेट, पुट, गेट लाइन, राइट, ये सब कुछ मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, पर दो जो है, एक ये जो ऑपरेटर है राइट शिफ्ट और ये जो ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट, दीज टू आर द फंक्शंस। मतलब आप बात को समझो, जब मैं ये लिखता हूँ सी आउट, तो यहां पर ये तो ऑब्जेक्ट है आपका पूरा, और ये जो ऑपरेटर दिख रहा है ना आपको, दिस इज फंक्शन, दिस इज मेंबर फंक्शन ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। ये ओ स्ट्रीम क्लास का मेंबर फंक्शन है। अब बोलोगे आपके सर ये तो फंक्शन आप मुंह से बोल रहे हो और ये दिख तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर रहे। तो दोस्तों C++ में एक नई टर्म हम लोग पढ़ेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब वी कैन यूज ऑपरेटर एज ए फंक्शन, वी कैन ऐड और वी कैन एक्सपांड द बिहेवियर ऑफ एनी ऑपरेटर। वो देखेंगे, खेलेंगे उससे, हम देखेंगे नहीं, उससे खेलेंगे आने वाले समय में हम। तो दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी आपको क्या मतलब है इसका। ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है इट इज डिफाइंड एज ए फंक्शन। तो फिर किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। तो जब मुझे इस लेफ्ट शिफ्ट वाला जो ऑपरेटर है, इस फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से हमेशा इसको कॉल करना पड़ेगा। मतलब इसके साथ अगर मैं सीन लगा दूंगा तो क्लास ही मैच नहीं होगी, दोनों की क्लास मैच नहीं होगी तो हम कभी कॉल ही नहीं कर पाएंगे इसको यहाँ पर। तो ये एक छोटी सी बात आपको क्लियर होना जरूरी है कि किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे उसी क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो ये जो इंसर्शन, ये एक बात ध्यान रखना आप, इसको बोलता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब समझ में आ रहा है? ये जो फंक्शन है इसको नाम क्या दिया, इंसर्शन ऑपरेटर। अब इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब समझ में आया, इट विल इंसर्ट डेटा टू द आउटपुट स्ट्रीम। ये आउटपुट स्ट्रीम में डेटा को इंसर्ट करेगा सो दैट इट विल बी डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। क्लियर? तो इसका नाम समझ में आ गया, इंसर्शन ऑपरेटर। और इंसर्शन ऑपरेटर इज डिफाइंड एज ए फंक्शन। क्यों फंक्शन के रूप में? बिकॉज इट विल इंसर्ट योर डेटा into the output stream so that finally it will display something on monitor. Clear? तो इंसर्शन ऑपरेटर समझ में आ गया। और ये जो ऑपरेटर है जो सीन के साथ लगता है इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन मतलब टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। जब इनपुट स्ट्रीम से डेटा आएगा 0-1 के फॉर्म में आएगा तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उससे अलग करेगा एंड विल असाइन दैट वैल्यू टू द वेरिएबल। तो जो सीन के साथ हम कभी कोई वेरिएबल लिखेंगे, अगर जैसे मैंने ए लिखा था अभी उधर, तो डेटा कीबोर्ड से आया इनपुट स्ट्रीम से। अरे कीबोर्ड से किस में आया, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डेटा आया किसमें, एक इनपुट स्ट्रीम में 0-1 की। और इससे क्या करा, इस ऑपरेटर फंक्शन ने इसको एक्सट्रैक्ट करके किस में असाइन कर दिया, ए में। दोस्तों ये बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आउटपुट वाली बात थी ना, यहाँ पर ये मॉनिटर है और मॉनिटर के लिए क्या है, जब भी मैं एक इंसर्शन ऑपरेटर दूंगा इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल से वैल्यू उठेगी ए और ये इसमें अटैच होगा स्ट्रीम में, और ये स्ट्रीम किससे अटैच्ड है, मॉनिटर से। तो ये आउटपुट स्ट्रीम का मतलब समझ में आया क्या है। ये इंसर्शन ऑपरेटर क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू को ये मॉनिटर पर आउटपुट स्ट्रीम में इंसर्ट करेगा जिससे कि वो उस डेटा को मॉनिटर पब्लिश कर पाए, प्रिंट कर पाए। इसलिए इसको नाम दिया इंसर्शन ऑपरेटर
it will insert your data to the output stream and finally it will be displayed on monitor. और इंसर्शन ऑपरेटर मतलब क्या हो गया, कीबोर्ड से वैल्यू आई, क्लियर, इंसर्शन इनपुट स्ट्रीम में आ गई वो, और इनपुट स्ट्रीम से इसने एक्सट्रैक्ट करा एंड विल असाइन दिस वैल्यू टू द वेरिएबल इटसेल्फ, क्लियर। तो ये एक इसका फंडामेंटल है। थोड़ा सा आप सी आउट सीन को पहचानो, क्योंकि हम प्रिंटफ स्कैनफ को तो फंक्शन बोलते थे, क्लियर, दे वर द स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज, बट इन सी प्लस प्लस द सिनारियो हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड, क्लियर। आईओस हायरार्की है, आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम विल बी द टू डिराइव्ड क्लासेस एंड फाइनली दे विल बी इनहेरिटेड इन iostream.h। तो मुझे iostream.h को ही आगे प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करना है, हर जगह इसका यूज़ करना है। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, पर आपको आज डे 1 में क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि सी आउट सीन जो ऑब्जेक्ट हैं फंक्शन नहीं है, पहली बात। अब ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो सी आउट ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, सीन आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। इसके भी अंदर की कहानी है अलग, विथ आई स्ट्रीम विथ ओ स्ट्रीम, लेकिन मैं अभी उतना अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको हायरार्की दिखाई नहीं है पूरी, क्लियर। आप आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम को समझ लो, दोनों को इनहेरिट करा, आईओ स्ट्रीम में आ गए। अब सी आउट सीन दोनों का यूज़ में सिर्फ आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करके अपनी पूरी प्रोग्रामिंग में कर पाऊँगा। तो डेली जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी आपने देखा था कि हमने जब कोड लिखा तो सिर्फ iostream.h को इंक्लूड करा। तो iostream क्यों, क्योंकि इसने आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम दोनों को डिराइव किया हुआ है और मैं सी आउट सीन दोनों का यूज़ कर पा रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम में। क्लियर हो गई बात दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट आपको पूरा। अब आप ये देखो कि जब ये पूरी प्रोसेस हो गई तो इतना मुझे भरोसा हो गया कि आपको यहाँ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि फंक्शन जो है वो कौन है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और इंसर्शन ऑपरेटर, दीज टू आर द फंक्शंस। और क्या बोलोगे आप टेक्निकली, ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ आई स्ट्रीम क्लास, दिस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड इन आई स्ट्रीम क्लास। ओवरलोडेड है मतलब इट इज डिफाइंड एज ए मेंबर फंक्शन, क्लियर, ये मेंबर फंक्शन के रूप में डिफाइंड है। ओ स्ट्रीम में जो इंसर्शन ऑपरेटर है इट इज डिफाइंड एज अ फंक्शन, दिस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड इन ओ स्ट्रीम क्लास। ये टेक्निकली आपको बोलने की प्रैक्टिस डेवलप करना है, जिससे कि हम फ्यूचर में सी आउट सीन के थ्रू इन फंक्शन को कॉल कर पाएँ। ऑब्जेक्ट फंक्शन, अच्छा नॉर्मल में हम लोग डॉट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। ऑपरेटर होने का फ़ायदा क्या है, विदाउट डॉट सीधे मैं कॉल कर लूँगा एज ए बेसिक ऑपरेटर, जैसे लिखते हैं कि नहीं ए प्लस बी, उसी पैटर्न पे कॉल कर लेंगे अपन लोग यहाँ पर। तो ये एक बेसिक मॉडल है हमारे समझने का। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा सी आउट सीन को लेके आपको क्लैरिटी हुई होगी। चूँकि अभी हम चैनल पे बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं लंबा इसको ले जाना नहीं चाहता हूँ डिस्कशन को, तो मैंने जो ज़रूरी पॉइंट है वो आपको बता दिए हैं, उनको स्पेसिफिक नोट कर लें। आने वाले हर प्रोग्राम में ये बात आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अब मेन में आ गया इंट मेन। दोस्तों ये जो इंट लिखा है ये सी प्लस प्लस का बेसिक नेचर है। सी लैंग्वेज का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप वॉइड होता है और सी प्लस प्लस के सारे फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप इंट होता है। ये थ्रू आउट CPP की जर्नी में आप ध्यान रखना, मैं कोई नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा ना फ्यूचर में और मैं कोई रिटर्न टाइप नहीं देता हूँ तो सी प्लस प्लस विल एज्यूम इट एज ए इंटीजर वैल्यू, क्लियर। नहीं लिखूंगा रिटर्न टाइप तो ही बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर है। तो अब इंट मेन में इंट अगर नहीं भी लगाऊंगा मैं तो भी वो उसको इंट मेन ही मानेगा, इंट ही मानेगा, क्लियर। ये आपको समझ में आना जरूरी है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब सी में नियम था कि सारे वेरिएबल्स को शुरू में डिक्लेयर करना जरूरी है, ये बाउंडेशन सी प्लस प्लस से हट गई है। अब जब रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे हम। इस कंसेप्ट को बोलता हूँ डायनामिक डिक्लेरेशन इज नाउ अलाउड। डायनामिक डिक्लेरेशन डजंट मीन इट इज़ अ डायनामिक वेरिएबल, क्लियर, इट इज सिंपली अ स्टैटिक वेरिएबल, इट्स डिक्लेरेशन इज नाउ डायनामिक, क्लियर। तो जब नीड होगी जब वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। अब दिस इज़ वन ऑफ द फ्रीडम इन सी प्लस प्लस। अब जब मैं सी आउट यूज़ करूँगा यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट और ये फंक्शन, मैं भी बोलूँगा बार बार ये बात कुछ दिनों तक आपको याद दिलाने के लिए, सी आउट इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इंसर्शन ऑपरेटर इज़ द फंक्शन।
अब जो डबल कोट्स में होगा वो एज इट इज मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये जब मॉनिटर पे इस प्रोग्राम को आप चलाओगे तो ये आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे एंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट हुआ, ये आ गया एंड एल। एंड एल को हम बोलते हैं एंड लाइन मैनिपुलेटर। दोस्तों मैनिपुलेटर जो है दे आर द फॉर्मेटिंग फंक्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंपस के लिए, हमारा टेक्निकल के लिए। इसके लिए फाइल होती है iomanip.h। हालांकि एंडल स्टैंडर्ड है, ये आयो स्ट्रीम में है, पर अगर मुझे अदर फॉर्मेटिंग फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी देन विल कॉल दिस iomanip। और iomanip मतलब इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर, उस हेडर फाइल में मिलेंगे आपको। क्लियर? तो मैनिपुलेटर्स आर द स्पेशल फॉर्मेटिंग फंक्शन। क्या बोलोगे आप? मैनिपुलेटर्स आर द स्पेशल फॉर्मेटिंग फंक्शन। तो ये न्यू लाइन का रिप्लेसमेंट है। जो न्यू लाइन हम लोग लगाते थे ना सी में, ये उसका रिप्लेसमेंट है। हालांकि वो भी लगा सकते हो अभी आप। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर यहीं लिख देता लास्ट में न्यू लाइन डबल कोट्स के अंदर, तो भी ये एंड लाइन वाला काम हो जाएगा आपका। लेकिन आपको नया क्या है ये पता लगना ज़रूरी है, नई बात आपको जानकारी लगना ज़रूरी है। तो ये फिर से मैंने कॉल किया, देखो फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से ध्यान रखना। अब आप, ये फंक्शन कॉल हो रहा है और ये फंक्शन इंटरनली इसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, सेम टाइप का। तो ये फिर ऑब्जेक्ट और फिर फंक्शन फिर से कॉल हो जाता है। ये बड़ी स्टोरी है, ये आगे हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फॉर्मेटिंग की, तो सब कुछ समझेंगे। अभी आपको इतना समझ में आ जाए सिंटेक्स में कि इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स में कॉल कर सकता हूँ, जबकि सी आउट कितने बार लिख रहा हूँ मैं? सिर्फ एक बार। तो ये सी आउट जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये जो फंक्शन जहाँ लिखा है इसका रिटर्न टाइप इसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, स्ट्रीम टाइप का। वो जब ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो उसी ऑब्जेक्ट के सपोर्ट से फिर से कॉल हो जाएगा ये। तो एंडल इज द एंड लाइन मैनिपुलेटर। लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ से यहाँ लाइन चेंज हो गई, कर्सर यहाँ ट्रांसफर हो गया एंड लाइन के कारण। अब आपका आ गया सीन ए। तो ये फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन। ए की वैल्यू इनपुट ले ली हमने, सपोज 20 दिया आपने और एंटर, तो 20 आ गया मेमोरी में वेरिएबल की। क्लियर? समझ में आ रहा है? हमने पढ़ा था 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे, गार्बेज वैल्यू स्टोर करी उसमें। फिर सेम एंटर सेकंड नंबर प्रिंट हो गया और एंड एल से क्या हो गया, लाइन चेंज हो गई, कर्सर यहाँ आ गया। अब की बार कोई वैल्यू दे दी हमने सीन, सेकंड वैल्यू दे दी हमने B40, तो एक 20 दे दिया, एक 40 दे दिया, सिंपल। तो ये सी आउट सीन समझाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। आयो स्ट्रीम आपको समझ में आ गई, एंडल आपको समझ में आ गया, डायनेमिक डिक्लेरेशन आपको समझ में आ गया। जोड़ लिया A+B, असाइन करा सम को, रिजल्ट आ गया 60। ये प्रिंट कर देगा एडिशन इज, और सम की जगह सम की वैल्यू प्रिंट हो गई आके 60। तो अब देखो आप परसेंटेज डी वगैरह लगाना पड़ा कि हमको कहीं पर भी, बिना परसेंटेज डी का यूज़ करे हम सीधे सीधे रिजल्ट प्रिंट कर पा रहे हैं, बिना किसी फॉर्मेटिंग के ये काम कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अपने साथ C++ में, कि जो फॉर्मेटिंग की कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे साथ वो एलिमिनेट हो गई पूरी, और हम लोग बड़ी आसानी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को कर पा रहे हैं अब। तो मुझे ये विश्वास है कि आपको इन ऑल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी सब वही है, पूरा सेम है। C++ भी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेगी? मेन प्रोग्राम से। इसके अलावा अगर कोई और भी डेटा टाइप हुए, जैसे हम आगे पढ़ेंगे क्लास ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करेंगे तब। पर उसके पहले आप पुराने सारे प्रोग्राम्स को ये सी आउट सीन से बनाकर रिप्लेस करो, क्लैरिटी डेवलप करो कि क्या है, अपनी प्रैक्टिस में लाओ। मैं 1-2 प्रोग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पर चेंज है, और मैं उन सारे चेंजेस को भी कवर भी करूँगा अगले कुछ लेक्चर में। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट होंगे। तो आज का जो हमारे एक तरीके से टेक अवेज हैं, वो क्या क्या टेक अवेज होंगे हमारे आज के इस लेक्चर से? नंबर 1, इंस्टीड ऑफ यूजिंग stdio.h वी विल यूज़ iostream.h। पहली बात क्लियर हो गई। iostream कहाँ से आई, कैसे आई, उसके लिए मैंने पूरा ये एक बेसिक डिस्कशन आपके साथ किया है। एंड दिस विल ऑल्सो कवर्ड लाइक कि वो सी आउट सीन क्या होते हैं, इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पर। तो ये एक
हमारी इंपॉर्टेंट बात थी, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी। सेकंड, हर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंट होगा सी प्लस प्लस में। कुछ भी बनाता हूँ फ्यूचर में, सो द डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर इन एवरी फंक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। फिर डिक्लेरेशन में अब डायनामिक डिक्लेरेशन अलाउड है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ डिक्लेयर कर लेंगे। अब जब आप फॉर लूप वगैरह लगाओगे फ्यूचर में, तो फॉर जब लिखना शुरू करोगे तो वहीं लग जाएगा इंट आई असाइंस 1, और इस तरह से यहीं वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा अंदर ही। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि डायनामिक डिक्लेरेशन अलाउड है। क्लियर, तो ये हो गया डायनामिक डिक्लेरेशन। प्रिंटफ स्कैनफ की जगह सी आउट सीन का यूज़ करेंगे हम लोग। तो सी आउट सीन ऑब्जेक्ट हैं, फंक्शन कौन है फिर? कोई बोले प्रिंटफ स्कैनफ की जगह क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। बोलते आना चाहिए क्लैरिटी के साथ में। जो सी आउट के साथ है वो इंसर्शन है, इंसर्शन टू द आउटपुट स्ट्रीम। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, ताकि उसको वेरिएबल में असाइन कर पाएँ अपन। तो ये दो सी आउट सीन जो मेन हमारे साथ कॉन्सेप्ट होगा, उसका रोल है। समझ में आ रहा दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में, आने वाले सारे लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है अब सी प्लस प्लस को एक अलग ही एक्सपीरियंस के साथ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आपको लगेगा, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा दैट विल बी अमेजिंग, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, मैंने बताया था आपको रोड मैप में कि 7वें आसमान पे होगा। सी प्लस प्लस और रूप्स की इतनी क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्ट को लेके इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपके लिए आने वाली हर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बच्चों का खेल साबित होगा। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन याद से प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट।